क्या भारत में कैंसर का पूरी तरीके से इलाज संभव है कि अगर इंसान को अगर हो गया तो पूरी तरह से जड़ से मतलब खत्म हो सकता है? जी, बिल्कुल, जो सुविधाएँ बाहर हैं, वही यहाँ पे हैं। क्या सर अभी भी कैंसर में ऐसा होता है कि आप बिल्कुल डेडलाइन बता देते हैं कि आप बस 2 दिन आप बस जीवित रह पाएँगे, उसके बाद आपकी मौत हो जाएगी? कि अप्रॉक्सिमेटली ऑन एंड एवरेज जो है, इतना टाइम आपके पास है, इतने टाइम की रहेगा। तो इंडिया की जो एवरेज एज है, वो 70 इयर्स के अराउंड है और कैंसर जो मुख्यतः होता है 55-60 की उम्र में होता है। से बस 4th स्टेज का हो गया हो कैंसर या फिर जो बहुत मुश्किल से बचे हों, बस उसमें जो कि बहुत हैवी मेडिसिन का बहुत हैवी डोज़ दिया जाता है, सिर्फ़ उसमें ये बाल झड़ने या गंजे होने की समस्या देखने को मिलती है। ये सब में मिलता है? जी नहीं। तो एक तो सर कितने तरह के होते हैं और उसमें से सबसे खतरनाक कैंसर कौन-सा है? कैंसर किसी भी ऑर्गन का हो सकता है। इवन आप ये देखेंगे कि जिन बालों को हम डेड बोलते हैं, सिम्पटम्स क्या है सर? शुरुआती सिम्पटम्स अगर किसी को कैंसर हो तो उसमें क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं? कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी कैंसर उस पार्टिकुलर सिम्पटम के साथ ही आएगा। सर कितना खर्च आ जाता है अगर किसी को कैंसर हो अगर उसका इलाज कराना? चूँकि लोगों को लगता है कि अगर कैंसर हो तो भाई हम लंबे खर्चे में पड़ गए, अब तो हम करा ही नहीं पाएँगे इलाज, हमें उसी के साथ जीना पड़ेगा। नमस्कार, अभी मैं हूँ भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ताराचंद गुप्ता सर, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट मैं आपको बता दूं कि कैंसर विशेषज्ञ को कहा जाता है। कैंसर जो कि एक जानलेवा बीमारी है, इसको लेकर के लोगों के मन में कई मिथ्याएं हैं। कुछ को तो लगता है कि अगर एक बार किसी को कैंसर हो गया तो उसका इलाज ही संभव नहीं है। तो किसी का सवाल होता है कि आखिर किस स्टेज का इलाज संभव है। वहीं किसी का सवाल ये भी होता है कि क्या तंबाकू या सिगरेट का सेवन करने से क्या सच में कैंसर होता है या फिर ये बस सतर्कता लोगों को के बीच सतर्कता बरतने के लिए एक ये चलाई गई मुहिम है। तो हम डॉक्टर साहब से सभी सवालों को लेकर के सर से चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिनव जी। जी। सर सबसे पहले तो इसी सवाल से शुरुआत करेंगे कि क्या कैंसर का इलाज संभव है इंडिया में? चूँकि सर मुझे याद है 2011 का वर्ल्ड कप जब युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, तो उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद मतलब भारत से बाहर जाकर के उन्होंने अपना इलाज कराया, तब वो जाकर के ठीक हो पाए हैं। क्या भारत में कैंसर का पूरी तरीके से इलाज संभव है कि अगर इंसान को अगर हो गया तो पूरी तरह से जड़ से मतलब खत्म हो सकता है? जी, बिल्कुल, जो सुविधाएँ बाहर हैं, वही यहाँ पे हैं। युवराज सिंह जी ने बाहर जाके इलाज करवाया, लेकिन इलाज वही था जो वहाँ पे था और वो जो यहाँ पे है। फ़र्क इतना पड़ता है कि आपको लगता है मैं साधन संपन्न हूँ, मैं जा सकता हूँ, तो मैं कोई और बड़ी ओपिनियन लेता हूँ। जयपुर का मरीज़ मुंबई जाना चाहता है, मुंबई का मरीज़ जो है न्यूयॉर्क जाना चाहता है। तो ये एक डिफ़रेंस है। बाकी रहा ट्रीटमेंट तो एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलता है और सभी जगह लगभग सेम रहता है। ये हो सकता है कि एक आधा मेडिसिन कोई हो, वो अगर अवेलेबल नहीं है तो उसमें आपको ऑप्शन दिया सकता है कि उसको इम्पोर्ट करवा लिया जाए और मेडिसिन वहाँ से आ सकती है। रही कि कैंसर का इलाज की बात करें तो कैंसर आजकल पहले जब हम पुराने ज़माने की बात करें तो पहले जब राजेश खन्ना का ज़माना होता था आनंद मूवी में, जब वो कैंसर में 1 महीने की लाइफ दी जाती थी कि साहब राजेश खन्ना जी 1 महीने रहेंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो उसके बाद कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनमें आपने युवराज सिंह का नाम भी आपने लिया, जो कैंसर से फ्री होकर के और अपना इलाज जो है ख़त्म करके आम लाइफ जी रहे हैं, रेगुलर लाइफ जी रहे हैं। इवन लोगों को लाइफ जो है एन्जॉय कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि सपोर्ट भी कर रहे हैं अदर लोगों को। जी। सर मैंने सर मुन्ना भाई एमबीबीएस फ़िल्म भी देखा था और ऑब्वियस सी बात हो सकता है आपने भी देखा होगा। तो उसमें भी एक कैरेक्टर रहता है जिसको कहा जाता है कि आपके पास बस कल रात तक का जीवन है, मतलब कल रात आपकी मौत हो जाएगी। तो क्या सर अभी भी कैंसर में ऐसा होता है कि आप बिल्कुल डेडलाइन बता देते हैं कि आप बस 2 दिन आप बस जीवित रह पाएँगे, उसके बाद आपकी मौत हो जाएगी या फिर अगर वो इंसान जीवित है तो उसको बचाने का हर संभव प्रयास किया जाता है और वो सफल होता है? देखिए, कुछ तो फ़िल्मी स्टंट होते हैं, उनको हमेशा सक्सेस एज़ इट इज़ नहीं लिया सकता। हाँ, आईसीयू के पेशेंट जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, उनमें भले ही आप कह सकते हो कि शायद आज का टाइम है या कल का टाइम है, लेकिन बाकी अगर कोई पेशेंट रेगुलरली आपके ओपीडी में आ रहा है, तो उसके लिए ये बता पाना कि सिर्फ़ 1 दिन का टाइम है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप बात करें तो हम स्टेज वाइज़ ये बता पाते हैं यूजुअली कि अप्रॉक्सिमेटली ऑन एंड एवरेज जो है, इतना टाइम आपके पास है, इतने टाइम की रहेगा। जब स्टेज 1, 2, 3 की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम बात करते हैं कि पेशेंट को क्योर करके जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर वापस नहीं आता है तो आपकी रेगुलर लाइफ़ है। स्टेज 4 में भी ज़्यादातर जैसे लंग और ब्रेस्ट कैंसर जैसे मैं काफ़ी डील करता हूँ, तो उनमें हम देखते हैं कि स्टेज 4 में भी एक लंबी लाइफ़ आजकल निकल के आ रही है। लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल भी स्टेज 4 लंग और ब्रेस्ट कैंसर में आराम से निकाल रहे हैं। बाकी के कैंसर्स में भी लाइफ बढ़ी है, वो दिनों में ना रह करके सालों में हो गई है वो भी लाइफ। और अगर जितना बेहतर ट्रीटमेंट हम ले पाते हैं, जितना हम लग करके इलाज ले पाते हैं और डाइट्स और वो उनको फॉलो करते हैं, उतना अच्छा हमको रिजल्ट्स मिलने का संभावना रहती है। सर मुझे जहाँ तक समझ आया कि भले 4th स्टेज में भी हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक लिमिटेड पीरियड मिलता है कि आप
अगले 5 साल तक जीवित रह सकते हैं, अगले 10 साल तक जीवित रह सकते हैं। एक जो आम इंसान जो 90 साल, 95 साल या 80 साल जी रहा है, आप उतने समय तक जीवित नहीं रह पाओगे अगर आपको 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। तो आप क्या इस पे क्या कहेंगे सर? जी, अभिनव जी, मैं थोड़ा-सा आपकी बात से कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा कि जो 90-95 है वो अभी शायद वर्ल्ड में ही कहीं नहीं है एवरेज एज, है ना? तो इंडिया की जो एवरेज एज है वो 70 इयर्स के अराउंड है। और कैंसर जो मुख्यतः होता है 55-60 की उम्र में होता है। कुछ यंगस्टर्स जो बेड एडिक्टेड होते हैं, उनमें हो सकता है एक आध कैंसर ऐसे होते हैं जो यंग एज में होते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द जो कैंसर्स हैं वो 55-60 की उम्र में होते हैं। तो स्टेज 4 में भी अगर लोग 5 साल 10 साल निकाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। और उनमें और आगे रिजल्ट्स आएँगे तो पेशेंट और लंबा लाइफ निकालेगा, और जिन कैंसर्स में लंबा लाइफ नहीं निकाल रहे हैं उनमें जो है संभावनाएँ और बढ़ेंगी। जो और बाकी उसके अलावा क्या हुआ कि जहाँ स्टेज 1, 2, 3 भी बड़ा बैडली चल रहा था, वो भी अब इतना हो गया कि हम उनमें क्योर की बात करने लगे हैं, लंबे लाइफ की बात करने लगे हैं। आप जब सोसाइटी में आप निकलेंगे तो आपको कई हमारे ही पेशेंट ट्रीट किए हुए आपको मिल जाएँगे, या और डॉक्टर्स के भी ट्रीट किए हुए पेशेंट आपको मिल जाएँगे जो क्योर होकर के नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि उनकी लाइफ कि उनको कभी कैंसर भी था। आप देख लीजिए कि शायद मेरे ख्याल से मुमताज़ जी को भी कैंसर हुआ था ब्रेस्ट का, आप आपको कह नहीं सकते। मनीषा कोइराला को भी कैंसर हुआ था। संजय दत्त जी भी अपनी लंबी लाइफ जी रहे हैं। आपके सामने युवराज सिंह जी भी हैं, वो भी लंबी लाइफ जी रहे हैं। तो ये एक सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनको लोग जानते हैं। लेकिन बाकायदा हमारे पेशेंट्स को भी हम अपनी सेलिब्रिटी मानते हैं जो ट्रीट होकर के और एक रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, और वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट के लिए बाहर निकलना चाहिए। अभी पहले इसमें कैश की बात हुआ करती थी कि सब पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। गवर्नमेंट की जो चिरंजीवी, भामाशाह, आरजीएचएस, सीजीएच, रेल वगैरह ये जो योजनाएं आई हैं, इनकी वजह से कई लोगों को स्टेज 1, 2 में तो पूरा इलाज मिल पा रहा है, ढंग से इलाज मिल पा रहा है 3 में, और एक लंबा लाइफ जी रहे हैं। इवन स्टेज 4 में भी वो लोग उनको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, और उसकी वजह से पेशेंट बाहर निकल रहा है, अपना इलाज करवा पा रहा है। जो आप लगातार देखते हैं कि सब पहले तो कैंसर कम था, अब तो उसको भी कैंसर है, अब तो उसको भी कैंसर है। कुछ तो इंसिडेंस भी बढ़ा है हमारी बैड हैबिट्स की वजह से, कुछ प्रिवेलेंस यानी कि उनकी बहुतायत बढ़ गई है। जहाँ पहले जैसे अपन ने एग्जांपल लिया कि मुन्ना भाई का भी और आनंद का भी, कि जहाँ पहले लोग साल मुश्किल से 6 महीने भी निकाल पाते थे, अब लोग लंबा जी रहे हैं, तो आपको दिखता है अच्छा ये भी कैंसर का मरीज है। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में मरीज डायबिटीज़ की दवाई लेता है लेकिन सही तो नहीं होती है, जैसे ही बढ़ती है वो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। तो ऐसे ही वो डायबिटीज़ के मरीज प्लॉट हो रहे हैं, हार्ट के मरीज प्लॉट हो रहे हैं, हाइपरटेंशन के मरीज। तो हम उम्मीद करते हैं एक समय आएगा जब ऐसे मरीज भी कैंसर के मरीज भी सोसाइटी में ऐसे ही घूम रहे होंगे, और हम ये बात से इनकार कर रहे होंगे कि जानलेवा बीमारी है, और हम कह रहे होंगे कि ये लंबी चलने वाली बीमारी है। सर बाल क्यों झड़ जाते हैं सर? बिल्कुल गंजे हो जाते हैं। मैंने देखा युवराज सिंह ने भी जब अपना इलाज कराया था बिल्कुल गंजे हो गए थे। तो एक तो ये है कि बाल क्यों झड़ते हैं, और दूसरा ये सवाल कि क्या सभी पेशेंट में हमें ये देखने को मिलता है सिम्पटम, या फिर जो भी इसे कहें, या फिर जिससे बस 4th स्टेज का हो गया हो कैंसर, या फिर जो बहुत मुश्किल से बचे हों बस उसमें, जो कि बहुत हैवी मेडिसिन का बहुत हैवी डोज दिया जाता है, सिर्फ उसमें ये बाल झड़ने या गंजे होने की समस्या देखने को मिलती है? जी, जहाँ तक बाल झड़ने की समस्या या गंजेपन की समस्या, वो कीमोथेरेपी की वजह से होती है। दूसरी चीज़, क्या ये सब में मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल, मतलब मैं इससे नकार दूँगा इसको कि तीसरी चीज़ क्या 4th स्टेज मिलती है? जी नहीं, उसमें भी ऐसा नहीं है। बाल झड़ने का स्टेज से कोई लेना-देना नहीं है। बाल झड़ने का लेना-देना कैसे? आपको कोई चोट पहले से लगी हुई है तो स्कार एलोपेशिया बोलते हैं, आप कभी स्किन वाले को मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप बाल झड़ने की बात करेंगे तो कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, जैसे पैक्लिटैक्सेल, जो टैक्सेन टाइप होते हैं, या एड्रीनल, इन ड्रग से बाल झड़ते हैं। आपको जो बाल झड़ने वाले मरीज दिख रहे हैं वो ज़्यादातर हेड नेक के मरीज हैं, ज़्यादातर ब्रेस्ट के मरीज हैं, लंग के कम मरीज मिलते हैं आपको। तो हर कैंसर में नहीं हो रहा है ऐसा। क्यों? क्योंकि इन कैंसर्स में वो वाली कीमोथेरेपी अभी भी एज इट इज रेशनल बनी हुई हैं, आइडियल बनी हुई हैं, जिनमें बाल झड़ते हैं, लेकिन ये बाल वापस आ जाते हैं। जैसे आपने युवराज सिंह का एग्जाम्पल दिया, तो वापस आ गए उसके बाल, है ना? तो स्टेज से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि युवराज सिंह की अगर स्टेज 4 होती तो वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते। तो युवराज सिंह की स्टेज 4 भी नहीं थी, तो यानी कि स्टेज से भी कोई लेना देना नहीं हुआ। यानी कि उनको जो दवाइयाँ दी गई थी उनका कोई लेना देना था जिससे उनको बाल झड़े। सर एक और आपसे सवाल ये होगा कि एक तो कैंसर कितने तरीके के होते हैं? जैसे आपने 1-2 अभी नाम लिया, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर एंड माउथ कैंसर जो भी है। तो एक तो सर कितने तरह के होते हैं, और उसमें से सबसे खतरनाक कैंसर कौन-सा है, जो होने के बाद लोगों को उम्मीद एक तरह से छोड़ देनी चाहिए कि अब मेरा बचना मुश्किल है, या फिर बहुत मुश्किल है जिसका इलाज करना? ये सर। जी, कैंसर कितने तरह के होते हैं, तो इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि बॉडी का कोई भी पार्ट, चाहे वो अंदर ऑर्गन है, चाहे बाहर स्किन है, कोई भी ऑर्गन का कैंसर हो सकता है। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक नक्सलाइट की तरह होता है, उग्रवादी की तरह। वो जो है कि शरीर की कोई भी सेल
किसी भी ऑर्गन की, किसी भी अंग की कोई भी कोशिका बागी हो जाती है और वो जैसे ब्रेन के अनुसार ना चल के अपना एक गवर्नमेंट पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहती है, तो वो अपने हिसाब से उसको ग्रोथ बनाती है और ग्रोथ बढ़ती जाती है। फिर वो धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करती है, वो अंदर तक इन्वेट करती है और वो धीरे धीरे ब्लड के थ्रू और ऑर्गन्स में फैलती है। यानी कि कैंसर किसी भी ऑर्गन का हो सकता है। इवन आप ये देखेंगे कि जिन बालों को हम डेड बोलते हैं, उन बालों की भी जो एक्टिव सेल्स होती है उनके भी कैंसर होते हैं न। और स्किन का भी कैंसर होता है, लंग्स का भी कैंसर होता है, ब्लैडर का कैंसर भी होता है, गॉल ब्लैडर का भी होता है, लिवर का भी होता है, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट का हो सकता है। जहां तक खतरनाक की बात करें, अभी की तारीख में जो है नए जेनेटिक टेस्ट, नए टेस्ट आने से इलाज अच्छा हुआ है, नए ट्रीटमेंट आने से इलाज जो है रिफॉर्म हुए हैं, बहुत अच्छे इलाज हुए हैं। लेकिन फिर भी जो ट्यूमर ब्रेन का जो कैंसर होता है, खासकर चौथी ग्रेड का, जिसको ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी बोलते हैं, उसको सबसे खतरनाक कैंसरों में माना गया है। उसको कई बार रूड वर्ड्स में डेथ एट डायग्नोसिस भी बोल देते हैं। लेकिन उस ट्यूमर में भी आपको पता चलेगा कि डायग्नोस होने के बाद, ग्रेड 4 डायग्नोस होने के बाद भी 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल तो आदमी फिर भी ऑन एंड एवरेज निकाल लेते हैं। सिम्टम्स क्या है सर? शुरुआती सिम्टम्स अगर किसी को कैंसर हो तो उसमें क्या लक्षण दिखने दिखने को मिलते हैं? जी, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है। मतलब ये दर्शकों को बिल्कुल याद रखना चाहिए ये सवाल कि पहली चीज़ तो कोई भी सिम्पटम, कोई भी तकलीफ हुई है, तुरंत आप डॉक्टर से जाके मिलें। उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी कैंसर उस पार्टिकुलर सिम्पटम के साथ ही आएगा। और हम ये भी नहीं कहते कि वो सिम्पटम कैंसर का होगा। लेकिन आप जाएँगे तो सिम्पटम का ट्रीटमेंट होगा, और बाई चांस कैंसर का वो हुआ, तो कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा, और कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के बाद उसको पूरी तरह क्योर करना संभव होता है। जब सिम्पटम्स की बात करें, शरीर में कहीं भी गांठ होना, गर्दन में, ब्रेस्ट में, कहीं भी गांठ होना, बॉडी के किसी पार्ट में, कैंसर की निशानी है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड फीवर, यानी कि फीवर लगातार बना हुआ है, ब्लड लगातार कम हो रहा है, खून कम हो रहा है, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, या सेल्स लगा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ब्लड के, वाइट सेल्स जो श्वेत कशिकाएं, वो भी कैंसर की निशानी है। लंग्स की बात करें तो किसी को खांसी लगातार बनी हुई है, सही नहीं हो रही है, छाती में दर्द है, सांस की तकलीफ है। ब्रेस्ट में देखें तो गांठ हो जाना, उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी अवेलेबल है। सर्विक्स कैंसर की बात करें तो उसमें जो है कभी ब्लीडिंग होना या बदबूदार डिस्चार्ज होना। उसके अलावा अगर हम बात करें, क्या बोलते हैं, हेड एंड नेक कैंसर्स की, तो मुंह में ऐसा छाला होना जो भर नहीं रहा है, शुरू में बिना दर्द के होता है, बाद में दर्द से होता है। आवाज़ का जो है बैठ जाना या आवाज़ का बदल जाना, खाने में दिक्कत होना, उल्टियाँ बार-बार होना, जो खाना अटक के होती है, खाना बार-बार बाहर आ जाता है, वो भी एक कैंसर की निशानी हो सकती है। लिवर की बात करें तो भूख नहीं लगती है, पीलिया हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो बार-बार पेशाब आना, खासकर रात को बार-बार पेशाब आना, प्रोस्टेट कैंसर की निशानी हो सकता है। और प्रोस्टेट कैंसर में भी स्क्रीनिंग अवेलेबल है। आप टाइम से आते हैं तो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है और ट्रीटमेंट किया जा सकता है पेशेंट को। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि फिक्स नहीं है, और भी हो सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल होगा कि क्या सर कैंसर को का कैंसर का जांच करने के लिए कोई स्पेसिफिक जांच है क्या? कि अगर आप ये जांच आपने करा लिया, अगर इसमें कैंसर होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा, या फिर आप स्वस्थ हैं? जी नहीं, ऐसा कोई भी टेस्ट परफेक्ट टेस्ट नहीं है जो कैंसर के लिए बताता है। कैंसर के टेस्ट डायग्नोसिस के लिए हमको डिफरेंट टेस्ट की एक बैटरी लगती है, उन सबको एक समायोजित किया जाता है और फिर डायग्नोसिस किया जाता है। इसलिए ये कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जल्दी डिटेक्ट करने का तरीका है। जैसे मैंने बात की सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर में स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। 21 की महिलाओं को, 21 प्लस की महिलाओं को, या उनकी अगर शादी पहले हो गई है तो उनको साल में एक बार पैप स्मीयर करवाते हैं। तो सर्विक्स कैंसर, और पैप स्मीयर 250, 300 रुपए, 500 रुपए का टेस्ट होता है साल में एक बार। तो सर्विक्स कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकता है। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर है। 40 प्लस की महिलाओं में मैमोग्राफी और क्लिनिकली, यानी डॉक्टर के द्वारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन साल में एक बार किया जाता है। मैमोग्राफी 1,500-2,000 रुपए का टेस्ट होता है साल में एक बार। ये भी स्टेज 0 से 4 तक जाता है, यानी कि जल्दी स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है, पूरी तरह बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कोलोरेक्टल कैंसर, आंतों का कैंसर, उसके लिए कोलोनोस्कोपी, स्टूल टेस्ट, और वो होते हैं 45 की उम्र से स्टार्ट होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में पीएसए और जो है प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन होता है, साल में एक बार करवाना होता है। इन सब कैंसर में स्टेज 0 से 4 तक जाते हैं, तो इसलिए उनको डिटेक्ट करना आसान होता है और पूरी तरह क्योर करना पॉसिबल होता है। और मैं यही बता दूं कि जब जल्दी स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहली चीज, आपको तनाव शुरू से कम है, सब चौथी स्टेज का नहीं है। दूसरी चीज, पेशेंट को पूरी तरह ठीक किया जाता है, यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म, पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तीसरी चीज, कम टाइम का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को कीमो ही लगे, हर पेशेंट को रेडियोथेरेपी लगे, हर पेशेंट को सर्जरी हो। तो कम स्टेज का होगा तो कम ट्रीटमेंट से कम हो जाता है। चौथी चीज, जब कम टाइम का होगा तो खर्चा भी कम होगा।
तो यानी कि कितने सारे फायदे हमने एक जल्दी डिटेक्शन से लिए। सर वैसे तो समाप्त करते हैं, लेकिन एक मुझे सर सवाल याद आ गया। सर कितना खर्च आ जाता है अगर किसी को कैंसर हो, अगर उसका इलाज कराना, तो चूँकि लोगों को लगता है कि अगर कैंसर हो तो भाई हम लंबे खर्चे में पड़ गए, अब तो हम करा ही नहीं पाएँगे इलाज, हमें उसी के साथ जीना पड़ेगा। तो कितना खर्च आता है सर? देखिए, राजस्थान में चिरंजीवी और भामाशाह जैसी जो आयुष्मान या माँ योजना बोलिए आप, जैसी उत्तम योजनाएं हैं जिनके जरिए पे कैंसर का काफ़ी इफेक्टिवली इलाज किया जा रहा है, जहां बेसिक इलाज हो जाता है। जब एडवांस कैंसर आता है या एडवांस ट्रीटमेंट कोई अगर डिमांड करता है, तो उनके ट्रीटमेंट के खर्चे अलग अलग मॉलिक्यूल, पेशेंट की एज, स्टेज और उसमें किस तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस आए उसके अकॉर्डिंग होता है। जहां तक बेसिक ट्रीटमेंट की बात है, बेसिक ट्रीटमेंट इन योजनाओं में बड़े आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, उतना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ थे डॉक्टर ताराचंद सर, गुप्ता सर, और उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी सवाल होंगे कैंसर को लेकर के, आपको उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।